नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ रिया राजपूत। हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी के संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार, जनसंपर्क अभियान तथा सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री खजान दास भी मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस अवसर पर किरण रिजिजू ने कहा कि यह आयोजन पारंपरिक शिल्पकारों और हस्तशिल्प को नया बाजार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अलावा वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के शिल्पकारों और उनकी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी देखिए, ये लोक संवर्धन पर्व हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और कई स्किलिंग का, ट्रेनिंग का कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस के हिसाब से लोक संवर्धन पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी जो हमारा शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं और जो पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वो खुद भी यहाँ मौजूद रहे, इसे पता मिलते हैं क्योंकि देश भर से भी लोग आए हैं। और उत्तराखंड का जो विशेष वस्तु होते हैं, यहाँ के जो कारीगरी का अपना एक अलग पहचान होते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो इससे रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा करने के लिए मार्केट चाहिए, क्योंकि आप सामान बनाने से भी अगर आपको मार्केट नहीं मिलेंगे तो फिर आप अपने सामान को बाहर बाजार कैसे ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। हमने इसको 2024 से शुरू किया। पहले और वही उधम सिंह नगर जिले के स्थित खटीमा शहर की बेटी और आईटीबीपी की जवान तिला सेन ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि तिला सेन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जी हां, इस उपलब्धि पर अंबेडकर पेबैक टूल सोसाइटी और उत्तराखंड मीडिया क्लब ने तिला को सम्मानित किया है। इसके अलावा 21 मई को तिला ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था और इसके साथ ही सम्मान समारोह में उनकी इस उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया गया है। बता दें कि तिला सेन ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, गुरुजनों और कठिन परिश्रम को दिया है। आईटीबीपी ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है माउंट एवरेस्ट पे जाने की, शायद ही इतने इजीली वे में किसी को मिल सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आईटीबीपी की। 2 साल के अंदर हमें इतना बड़ा मौका मिला, वरना तो लोग 40 पीक करने के बाद जा पाते हैं। और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना कॉस्टली भी है और इजी नहीं है। एवरेस्ट बिल्कुल भी इजी नहीं है। जैसा कि हमारे मैम बताते थे, जो हमारे लीडर हैं असिस्टेंट कमांडेंट वनीता मैम, वो हमसे शुरू से बोलते थे कि एवरेस्ट इजी नहीं है, क्योंकि वो 4 बार जा चुके हैं। वो हमेशा बोलते थे, हमें लगता था नॉर्मल पहाड़ जैसा ही होगा। उससे पहले मैंने लद्दाख की पीक एक क्लाइंब की, माउंट नून, जो 7000 है, तो थोड़ा उससे मिला कि हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर सुना कि एनसीसी के बच्चों ने क्लाइंब किया, तो लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं हम, ऊपर से फोर्स मेंबर्स हैं हम। तो फिर गए हम यहाँ से। 19 अप्रैल को हमारा फ्लैग ऑफ हुआ था आईटीबीपी का दिल्ली से। फिर हम गए नेपाल, काठमांडू में स्टे किया 1-2 दिन।
वहां से फिर पैदल ट्रैकिंग की हमने 9 दिन की। फिर हम माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप पहुंचने और वही हल्द्वानी लालकुआं मार्ग स्थित 3 पानी फ्लाईओवर पर हुए भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो और स्कूटी की जोरदार टक्कर से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस अनुसार स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से जोलीकोट की ओर जा रही थी, जबकि स्कूटी पर सवार युवक फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। हालांकि टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि 3 पानी एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और रिटर्निंग सीओ ने और बाकी समस्त फोर्स मौके पे पहुंचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही एक को स्वयं किसी के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। तो अभी जानकारी के अनुसार 3 को घोषित कर दिया गया है, एक का ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जो जख्मी है उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो एक घायल है उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। अभी कार चालक से पूछताछ की जा रही है किस तरह की घटना हुई। खबर पौड़ी जिले से है, जहां खिरसू में आयोजित जनसेवा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है। आपको बता दें कि शिविर में 526 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दर्ज 21 शिकायतों में अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जो है विभागीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा, अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य में हर ब्लॉक में मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी पौड़ी, एसडीएम श्रीनगर, पीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आयुष विभाग, कृषि अधिकारी, आयुष से संबंधित बाल विकास, महिला कल्याण, बहुत सारे विभागों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं, आधार कार्ड भी बनाए गए हैं। लोगों के महिलाओं को किट वितरण हुआ है, बालिकाओं को भी ड्रेस वितरण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है लोगों ने क्रय भी किया है कृषि और उससे जुड़े हुए चीज़ों को। तो बहुत अच्छा मतलब जन सुनवाई भी हुई है। तो ये जो शिविर लगाया गया है बहुउद्देश्य शिविर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जनता की सरकार जनता के द्वार, तो ये जो हमारा जन जन की सरकार और जनता के द्वार का कार्यक्रम है, बहुत सफल आयोजन है। पूरे प्रदेश में लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी बीच बढ़ते खबर की ओर, जहां खबर उत्तराखंड के टिहरी जिले से है, जहां जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक करवाई गई। आपको बता दें कि बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी और की गई है और इसके साथ ही डीएम के आवेदनों के उसकी कार्य योजना और प्रस्तावित होम स्टे की जानकारी भी ली है। इसके अलावा उन्होंने चयनित आवेदकों की सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने और जिला पंचायत को मामले के शीघ्र निस्तारण और आवेदकों को हर संभव सहयोग देने के निर्देश भी दिए हैं।
टूरिज्म के अंतर्गत हमारी स्कीम्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय योजना की और वीरचंद गढ़वाली जो हमारी योजना है, उसको चलते हुए हम लोग होम स्टे होटल्स में सब्सिडी देते हैं। तो आज कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें जो आवेदन आते हैं, तो टोटल हमारा इस वर्ष का जो टारगेट है वो वाहन और गैर वाहन में हमें टारगेट मिल गया 27 है, और उसके सापेक्ष जो आवेदन आए हैं उसको हम लोगों ने स्क्रूटनाइज किया है। कमेटी स्क्रूटनाइज करती है और फिर उसको अप्रूव करने के बाद बैंक्स को भेजती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो उसमें हम लोग लाभार्थी जो आवेदक होते हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या पोटेंशियल है और वो किस तरीके से अपने होम स्टे को चलाने के लिए क्या क्या उनकी कार्य योजना है, उस पर हम लोग ने सबने विचार किया और ये समिति ने अपनी बैठक आज संपन्न करी। और इसी के साथ आपको बताते चले कि देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। जी हां, आपको बता दें कि छात्र नेता रोहित कुमलटा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन पर विद्यार्थी की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा एबीवीपी ने कहा कि परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षणिक समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा परीक्षा नियंत्रक महोदय का यहाँ पे पुतला दहन किया गया है, जिसमें हमारी सर्वप्रथम जो मांग थी वो हमने मांग रखी थी कि यूजी और पीजी जो 2024 बैच के स्टूडेंट हैं जिनके बैक आए थे, उनके बैक परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाए, परंतु पूर्ण रूप से उनके बैक परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं और साथ साथ में वो विद्यार्थी 4th सेमेस्टर तक पहुँच चुके हैं। और यह एक हमारे सामने सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ा निकम्मापन यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जा रहा है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि एलएलबी के जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट आता है और उसमें कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में लगभग 80 विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता है, ऐसे विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग हमने रखी थी। और तीसरी जो मूल हमारी मांग ये थी कि जो अभी 2024-25 में जितने भी हमारे बैक रिजल्ट आए हैं, बैक रिजल्ट का विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑफिशियल जो हमारी साइट है उसमें पोस्ट भी की जाए, परंतु विश्वविद्यालय हमारी मांगों को काफी लंबे समय से अनदेखा कर रहा है। इस विषय पे विद्यार्थी परिषद के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के द्वारा, अल्मोड़ा इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा एग्जाम कंट्रोलर महोदय का पुतला दहन किया गया था। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा भी है कि यात्रा को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा चक्राता विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता वर्तमान सरकार में बदलाव चाहती है और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि इसका असर यात्रा में उमड़ रही भीड़ से साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, हमने प्रदेश के 10 जनपद जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बरसात के समय सड़क अवरुद्ध रहती है, तो हमने 4 भागों में इसको बांटने का काम किया। और हम जो है जब लोगों के बीच में गए तो लोगों का अपार जन सहयोग और अपार प्यार और स्नेह जो है हमारी संकल्प परिवर्तन यात्रा को मिला है। और ये संकेत है इस बात का कि लोग भाजपा की सरकार से आजी जा चुके हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के इस दौर में वो कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से दिख रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उत्तराखंड के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, वो सरकार पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। इतनी बड़ी अहम बैठक में और वहीं उत्तराखंड में खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने मिलाप नगर का निरीक्षण कर जो है बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया है। आपको बता दें उन्होंने क्षेत्रवासियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली है और इसके साथ ही अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था लगातार सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि पहले बरसात में क्षेत्र में कई फीट तक पानी भर जाता था, लेकिन अब पंपिंग मशीनों और बेहतर जल निकासी व्यवस्था के चलते हालिया भारी बारिश के बाद भी पानी करीब 2 घंटे में निकल गया है।
और इसी के साथ आपको बताते चले कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर शहर में एक युवक की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मामले में पुलिस जो है तहरीर देकर हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा पुलिस का ये भी कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निस्लिम नाम का बच्चा है जो 22 साल जिसकी एज बताई गई उसकी बहन ने हमको, उसको रात किसी ने गाड़ी से उसकी हत्या कर दी क्योंकि दिन में उनकी कोई बोलचाल हुई थी किसी बात को लेकर और उसने उसे धमकी दी थी कार चालक ने कि मैं तुझे शाम तक मार दूँ। और जैसा उन्होंने बताया कि उसे घर से बुलाया किसी के द्वारा फ़ोन करके और वो एक्सीडेंट दिखाने के लिए गाड़ी से मारा गया, जो लग रहा है क्योंकि हमारे अभी बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई तो उनका घर वहीं पड़ता है। वो गाड़ी मार के भागा है और उस गाड़ी पर 2 लोग थे। तो मेरा कहना है कि कानून जो है उसको सजा देगा, उसकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि माँ बाप कोई भी हो घर में उनकी सबकी इच्छा है कि उसको कड़ी कर सजा मिले, लेकिन तहरीर देना उसके लिए जरूरी है। जिस तरह से एक सप्ताह पहले एक गाड़ी से दुर्घटना करने का प्रयास और कराया गया था तो उसमें हमने FIR दर्ज किया 307 लगी क्योंकि वो लड़का बच गया। इसमें हत्या हो गई है तो ये 302 लगेगी जो पुरानी दफाओं में, नहीं तो इसकी धाराएं बदल दी गई है। लेकिन कार्रवाई कानून के तहत होगी और अगर पुलिस प्रशासन नहीं करता है तो हम दुखी परिवार के साथ हैं, चाहे हमें हाईवे जाम करना पड़े, चाहे अधिकारियों को घेराव करना पड़े, हम उस कार्रवाई को करेंगे। और वहीं हल्द्वानी लालकुआं मार्ग स्थित 3 पानी फ्लाईओवर पर शनिवार रात स्कॉर्पियो और स्कूटी के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 युवकों की जो है मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हादसे के वास्तविक कारणों की विस्तृत जाँच की जा रही है। 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि 3 पानी से एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और लेफ्टिनेंट CO ने और बाकी समस्त फोर्स मौके पर पहुँचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के लमगांव में 8 जून को केतन लाल की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में विभिन्न संगठनों ने देहरादून के गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन किया और जिस दौरान CBI जांच की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि CBI जांच नहीं करवाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं प्रदीप चमोली हूँ, समाजसेवी। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आपने हमारी आवाज को उठाने के लिए, केतन लाल जैसे पीड़ित व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि जो केतन लाल की 8 जून को टिहरी गढ़वाल जिले के लमगांव क्षेत्र के देवल गांव में जो केतन लाल की निर्मम बर्बरता और राक्षसता क्रूरता से हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ हम आज यहाँ पर हम लोगों ने आक्रोश जताया है और हमने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की जाएगी, CBI जांच नहीं होगी, तो हम आगे उग्र आंदोलन करने। और वही अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी की घटना पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने इस सनातन समाज की भावनाओं के विरुद्ध बताते हुए घटना की निंदा की है। आपको बता दें उन्होंने प्रशासन से मांग भी की है कि इस मामले में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि मंदिर की पवित्रता बनी रहे और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। अयोध्या में पहली घटना नहीं है जिसने मानवता को शर्मसार किया हो या सनातन संस्कृति को शर्मसार किया हो या जिसने हमारी एक सनातनी आस्था को शर्मसार किया हो।
अयोध्या प्राचीन युग से, प्रारंभ युग से ही एक वाद विवादों का हिस्सा रही। यहाँ पर प्राचीन समय से ही कई कलंक अयोध्या पर लगे हुए हैं। मंत्रा दासी द्वारा एक कलंक लगा, फिर एक धोबी समाज के व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी का सहारा लेकर माता सीता को वनवास भेजने पर मजबूर कर दिया, वो एक कलंक अयोध्या पर आज तक लगा हुआ है। तो ये कलंक कोई भी कलंक नहीं है, ऐसा इतना बड़ा कलंक नहीं है जो प्राचीन युग से कलंक अयोध्या पर लगते आए, लेकिन उसके लिए सनातनियों की आस्था अयोध्या से ना कभी टूटी और ना ही कभी टूटेगी। इस तरीके के दोष जिन लोगों ने एक कुकृत्य किया, उन्हें सरकार द्वारा और हमारे सनातनी समाज द्वारा और जितने महामंडलेश्वर, जितने हमारे मठाधीश शंकराचार्य द्वारा एक सजा का निर्धारित की जाएगी। और मैं जानता हूं कि जिस प्रकार का कुकृत्य इस समय देश में सरकार को या किसी प्रकार की सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का होने के नाते मैं सरकार से अपील करता हूं, सनातनी समाज से अपील करता हूं कि जिन लोगों के द्वारा एक कुकृत्य हुआ उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर सनातनी समाज को, सनातनी आस्था। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई 2026 को देहरादून दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि ये दौरा उनके राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वे देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रों और युवाओं से संवाद भी करेंगे। आपने देखा कि आज के दिन देश में पेपर लीक का मामला, न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इतने बच्चों ने खुदकुशी तक की, क्यों? उनको परेशान कर दिया। और ना केवल बच्चे, उनके परिवार, समाज, कितना भारी नुकसान हुआ। क्या इसका आकलन लग सकता है कभी? बच्चों के साथ अगर सर खिलवाड़ करोगे, उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो देश में जगह जगह, अब हमें खुशी है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड स्टूडेंट्स का भी हब है और यहाँ से बच्चे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। यहाँ पर क्यों नहीं बच्चों को रोजगार मिलता? क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा उस तरह की होती, यहाँ पर उनको मिले कुछ? इंडस्ट्री जो कांग्रेस के समय में भी लगी थी, वो भी बंद होती जा रही है। कोई पॉलिसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को। और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज नेशनल। नमस्कार।